तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज जो हम चैप्टर आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है पीजीबीपी, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। ये एक चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है कि जो सबसे बड़ा इनकम टैक्स चैप्टर में से एक है। अगर आपने ये चैप्टर कर लिया अच्छे से तो आप सोच लो कि आपने आधा इनकम टैक्स कवर कर लिया। और मैक्सिमम चीजें इसी से ही गवर्न होती हैं, पीजीबीपी से। इसलिए इस टॉपिक को या इस चैप्टर को जब भी आप करें तो प्लीज थोड़ा केयरफुली होके करें। साथ साथ ये जो चैप्टर है ये इतना लेंदी है या इतना बड़ा है कि कई बार लोगों को करते करते बीच में बोरियत होने लगती है, क्योंकि इसके अंदर जो सेक्शंस है काफी ज्यादा सेक्शंस है। और दूसरी सबसे अच्छी बात है, कोई भी सेक्शन किसी दूसरे सेक्शन से रिलेट नहीं है। जैसे आपने सेक्शन 50 पढ़ा था सैलरी का, जो बताता है सैलरी आपकी या तो ड्यू बेसिस पर लगेगी या रिसीव बेसिस पर लगेगी, उसी के हिसाब से आपका ट्रीटमेंट होता था। जबकि पीजीबीपी में ऐसा नहीं है कि अगर आप सेक्शन 31 पढ़ोगे तो 32 से लिंक होगा या 33 से लिंक होगा। वो सब एक इंडिविजुअल सेक्शन। तो अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी क्लास छूट जाती है तो उसका इम्पैक्ट अदर सेक्शनों पर नहीं पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन बिजनेस और प्रोफेशन। सबसे पहले आपको सेक्शन 14 याद करना है, जो आपको 5 हेड्स ऑफ इनकम बताई गई थी। फर्स्ट सैलरी था, सेकंड आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी था, थर्ड इज पीजीबीपी था, फोर्थ इज कैपिटल गेन एंड देन फिफ्थ था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारे हमने आपके साथ कवर किए थे। इसी तरीके से इसके अंदर एक चार्जिंग सेक्शन जिसे हम 28 के नाम से जानते हैं। जैसे हर चैप्टर के अंदर अपना एक चार्जिंग सेक्शन आया, वैसे भी पीजीबीपी का क्या होता है, एक चार्जिंग सेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं सेक्शन 28, जो हमें क्या बताता है, चार्जिंग सेक्शन। क्लियर है? अब अपने माइंड में ये मत सोचना कि सर अगर प्रॉफिट होगा तभी हम पीजीबीपी कैलकुलेट करेंगे, अगर लॉस होगा तो पीजीबीपी कैलकुलेट नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेम ट्रीटमेंट अगर प्रॉफिट है तब भी करना है और लॉस है तब भी करना है। सरकार कहती है कि अगर आपने कमाया है तो हमें टैक्स दो, अगर नहीं कमाया तब भी हमें बताओ कि आपने क्या क्या खर्चे किए हैं, ताकि हमें फ्यूचर में पता तो रहे। अच्छा सर, अगर हम लीगल बिजनेस करेंगे तब पीजीबीपी आएगा या इलीगल बिजनेस करेंगे तब आएगा, या इलीगल सर्विस देंगे तब आएगा या लीगल सर्विस देंगे तब आएगा? ये इनकम टैक्स का पॉइंट नहीं है, पुलिस या फिर अदर डिपार्टमेंट का काम है कि आप जो पैसा कमा रहे हो लीगल कमा रहे हो इलीगल कमा रहे हो। अगर आप पैसा कमाते हो उसमें जो भी आपका टैक्स बनता है उसमें आप किसको कवर करोगे, इनकम टैक्स को। अगर वो लीगल इलीगल है वो पुलिस देखेगी या कोई अदर डिपार्टमेंट देखेगा, वो इनकम टैक्स का काम नहीं। तो याद रखना कि जब भी सेक्शन 28 की बात की जाएगी, चार्जिंग सेक्शन, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, देन वी कैलकुलेट पीजीबीपी ऑन द सेम। क्लियर? तो कई बार आप कहोगे सर प्रॉफिट लिखा है तो हम प्रॉफिट ही गेन करेंगे, अगर लॉस होगा तो नहीं करेंगे। ठीक है, आप जानते हो ना। चलो अब हम इसकी सेक्शन को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 28 जो चार्जिंग सेक्शन बताता है, अगर ये सेक्शन नहीं होता और जो इस पॉइंट के अंदर या जो इसके अंदर मैंने पॉइंट लिखे हैं 8 या 9 या 10, वो अलग अलग सेक्शन में कवर होते हैं। लेकिन सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन में उसे पहले ही अपने अंदर कवर कर लिया कि अगर ऐसी कोई बात होगी तो किसका पार्ट बनेगा, पीजीबीपी का। ना वो सैलरी बनेगा, ना वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बनेगा, ना वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ना ही वो कैपिटल। वो किसका पार्ट है, पीजीबीपी का। क्लियर? सबसे पहला क्वेश्चन, इनकम अराइज टू एनी पर्सन बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस, प्रोफेशन और वेकेशन कैरिड ऑन बाय हिम एट द एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ये कह रहा है कि अगर आप बिजनेस करके प्रीवियस ईयर में कुछ भी कमाते हो तो वो किसमें कवर किया जाएगा, पीजीबीपी के अंदर कवर किया जाएगा। अगर आपने एक बार ट्रांजेक्शन करी, आपने कहा मैं बुक स्टोर ओपन करता हूँ और पूरे साल में एक ही बुक बेची, और उससे जो भी इनकम हुई किसमें कवर की जाएगी, पीजीबीपी। इट डजंट मैटर कि आप नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी बार कर, अगर सिंगल भी ट्रांजेक्शन हुई तो भी से जो भी इनकम होगी वो किसमें कवर की जाएगी, पीजीबीपी के अंदर कवर की जाएगी। किसमें कवर की जाएगी, पीजीबीपी के अंदर कवर की जाएगी। इसलिए साफ साफ इसमें लिख दिया, इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन by way of profit and gain from the business or profession, vacation carried on him at any time during the previous year। अगर आप 31 मार्च को भी एक बुक बेच देते हो तो उससे जो भी इनकम होगी वो पीजीबीपी में होगी। अब चाहे आप सिंगल ट्रांजेक्शन करो एंड नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन करो, इट डजंट मैटर। क्लियर? सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एसएससी, आप कौन हो, एक्सपोर्ट एसएससी हो। आप एक्सपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट का मतलब होता है माल एक कंट्री से दूसरी कंट्री माल बेचते हो।
आपने इंडिया से माल यूएसए बेचा, आपने इंडिया से माल यूक्रेन बेचा, इंडिया से माल आपने किसी भी वेस्टर्न कल्चर में या वेस्टर्न कंट्री बेचा, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट एसएससी। तो इसने साफ साफ मेंशन कर दिया इन केस ऑफ एक्सपोर्ट एसएससी, अगर आप कौन हो? एक्सपोर्ट एसएससी। अब प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, क्या बेच रहे हो आप? इंपोर्ट लाइसेंस बेच रहे हो। सर कैसे? ये कहानी समझते हैं तब आगे चलते हैं। जैसे कोई प्रोडक्ट मुझे वाई को सेल करना है, मतलब यूएसए को सेल करना है प्रोडक्ट पी, ठीक है, लेकिन इस प्रोडक्ट को जो मिस्टर यूएसए जो वाई है उस प्रोडक्ट को अलग अलग कंट्री से खरीदता है, ये खरीद सकता है। जैसे मान लो अगर वो प्रोडक्ट ये इंडिया से खरीदेगा तो उसे 80 रुपए का मिलेगा, जबकि यही प्रोडक्ट अगर वो किससे खरीदता है? चाइना से खरीदता, हो सकता है उसे 70 रुपए में मिलता है, हो सकता है उसे 50 रुपए में मिल जाए, हो सकता है किसी और कंट्री उसे सस्ते रेट में दे दे। क्लियर? ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? अब प्रॉब्लम यहाँ पर बनती है हमारे पास, जो हमें यूएसए को पी प्रोडक्ट देना है उसके लिए जो मटेरियल है ना, अगर मैं इंडिया से खरीदता हूँ तो वो मटेरियल मुझे 80 रुपए का पड़ता है। कितने का पड़ता है? 80 रुपए का। लेकिन अगर यही मटेरियल मैं किससे खरीदता हूँ? चाइना का, तो मुझे 50 रुपए का पड़ता है। तो सर फायदा ही फायदा है। फायदा कितने रुपए का? 30 रुपए का। आप लोग सब एग्री करोगे? करोगे? क्योंकि आप चाइना से। लेकिन इंडियन बिजनेसमैन का क्या होगा, या इंडियन गवर्नमेंट का क्या होगा जो इंडिया के प्रोडक्ट ही नहीं बिकेंगे? तब तुमने तो हाँ कर दी दोनों ने कि सर ये तो हमें मिल जाए, करना चाहिए हम लोगों को ऐसा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना जो इंडिया का बिजनेसमैन है वो हमेशा नीचे जाएगा और जो बाहर वाली कंट्री के बिजनेस हैं वो ऊपर आएंगे। आज क्यों चाइना हमें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है? क्योंकि हम उनकी चीजों पर डिपेंड है। चाइना कभी भी दिवाली सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन वो बनाता है क्या? लाइटें बनाता है, पटाखे बनाता है। चाइना कभी भी होली सेलिब्रेट नहीं करता, लेकिन वो कलर बनाता है। और आप ही कहते हो चाइना के कलर लाएंगे, गाढ़े होते हैं, दूर तक टिकते हैं। क्या लाइट लाएंगे, अच्छी होती है, सस्ती होती है। क्यों? लेकिन इंडिया वाले कहाँ जाएंगे? वो बिजनेस नहीं करें, वो बिजनेस स्टार्ट ना करें। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ये बंदा था मिस्टर एक्स, इसने एक प्लानिंग करी। इसने सोचा यार अगर मैं इंडिया में बेचूंगा तो इंडिया की बिजनेस या इकोनॉमी खराब होगी और इंडिया को आगे क्राइसिस हो सकते हैं, या फिर इंडिया को प्रॉफिट नहीं होगा। इसने सोचा मैं देशभक्त हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना है। इसने क्या किया? इसने देखा कि यही माल यूएसए वाला कितने का बेच रहा है? चाइना यूएसए को बेच रहा है 90 रुपए का। कितने का बेच रहा है? 90 रुपए का। और यही माल वो हमें कितने का दे रहा है? 80 रुपए का। तो मैंने क्या करा? मैंने चाइना से माल खरीदा, इंडिया में नहीं बेचा, उसे डायरेक्ट किसे बेच दिया? यूएसए को। मैंने यही सामान किससे खरीदा? चाइना से। चाइना से मैंने क्या किया? इंपोर्ट किया, और यही माल इंडिया को ना बेच के किसको बेच दिया? यूएसए में बेच दिया 80 रुपए का। मुझे चाइना ने 60 रुपए का दिया, मैंने यूएसए में बेच दिया 80 रुपए का। 20 रुपए का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट होगा? 20 रुपए का प्रॉफिट। अब मैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ या इंडियन लोगों के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। बाहर से आया, बाहर ही बेच दिया, और जो भी प्रॉफिट है मैंने कमा लिया, वो पार्ट बन गया पीजीबीपी का। किसका पार्ट बन गया? पीजीबीपी का। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि गवर्नमेंट ने कहा कि ना यार तुम एक लिमिट तक माल खरीद सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम अनलिमिटेड माल खरीदोगे। तो हमारा क्या होगा? गवर्नमेंट ने कहा कि हर बंदे को हम एक लिमिट देते हैं कि वो 10,000 किलो ही माल खरीद सकता है, 10,000 केजी ही माल खरीद सकता है चाइना से। मान लो मैंने 10,000 केजी खरीदना था और मुझे उसके लिए इंपोर्ट लाइसेंस दे दिया सरकार ने, और मैंने उस लाइसेंस को मैंने 8,000 केजी माल खरीद लिया। क्लियर है? मुझे अभी कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है? अगर इस एग्जांपल के हिसाब से चलें, ये माल चाइना ने मुझे कितने रुपए का दिया था? 50 रुपए का। मैंने यूएसए में बेच दिया 80 रुपए का। कितने का फायदा हो गया? 30 रुपए का फायदा हो गया। ऐसे ही अगर मैं 10,000 किलो माल बेचता तो मुझे कितने का फायदा होता? 3 लाख का फायदा होता। लेकिन मैंने अभी कितने किलो माल बेचा है? 8 किलो। तो कितने का फायदा हुआ? 2,40,000 का। कितने का फायदा होना बाकी था? अभी 6,000, 60,000 का फायदा होना बाकी था, और मेरे पास अभी लिमिट कितनी है? 2,000 किलो खरीदने की। लेकिन मैंने सोचा यार मुझे अब बिजनेस करने में मजा नहीं आ रहा। मैंने अपने दोस्त को बुलाया, मैंने कहा दोस्त तुझे बिजनेस करना है? कह रहा हाँ मुझे करना है। मैंने कहा ये ले मेरा इंपोर्ट लाइसेंस ले ले, इसको बेच के तुझे 60,000 का प्रॉफिट होगा। चल तू मुझे 15,000 दे दे, चल तू मुझे 20,000 दे दे। ठीक है? मैंने अपना लाइसेंस जिसकी लिमिट कितनी थी? मैं 2,000 किलो खरीद सकता था, लेकिन ये लाइसेंस मैंने किसको दे दिया? अपने फ्रेंड को दे दिया। मान लो 80,000 रुपए का लाइसेंस था, मैंने 50,000 रुपए का दे दिया। और ये जो उसने 50,000 रुपए मुझे दिए हैं,
इंपोर्ट लाइसेंस के वो किसका पार्ट बनेगा, वो पीजीबीपी का पार्ट बनेगा। और अगर ये पॉइंट यहाँ मेंशन नहीं होता तो ये पार्ट बन जाता कैपिटल गेन का, क्योंकि इंपोर्ट लाइसेंस इज द कैपिटल असेट्स, इज ट्रीटेड ऑन द कैपिटल। बट बिकॉज सेक्शन 28 सेड कि अगर आप इंपोर्ट लाइसेंस बेचते हो और अगर आप कौन हो, एक्सपोर्ट एसएससी हो, तो आपकी जो भी लाइसेंस बेचकर इनकम होगी किसमें कवर की जाएगी, पीजीबीपी में कवर की। गॉट इट? चलो नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। क्या होता है ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक? सर ये क्या होती है? देखो सरकार कहती है कि यार तुम एक्सपोर्ट करते हो, क्या करते हो, तुम एक्सपोर्ट करते हो, फिर तुम टैक्स लेते हो, फिर टैक्स देते हो, हर बार हम फंसे रहते हैं। क्या रहते हैं हम? फंसे रहते हैं। चलो सिस्टम चेंज करते हैं। अब मैं तुम्हें एक पासबुक दूंगा जिसका नाम रखूंगा ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। क्या दे दूंगा तुम्हें? ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक तुम्हें दे दूंगा, और तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए क्रेडिट करता हूँ? 2 लाख रुपए क्रेडिट कर दिए। कितने क्रेडिट कर दिए? 2 लाख रुपए तुम्हारे अकाउंट में मैंने क्या कर दिए? क्रेडिट कर दिए। इंपॉर्टेंट। लेकिन तुमने 50,000 रुपए का माल बेचा तो मैंने एडजस्ट कर लिया 2 लाख से, फिर 60,000 का माल बेचा, एडजस्ट कर लिया 2 लाख से। अब कितने का बचा? 1,10,000 आपने यूज कर लिया, बचा कितना? 90,000। लेकिन 90,000 बचा था, इसका आप क्लेम ले सकते थे, लेकिन ये चीज आपने किसको पास ऑन कर दी? अपने फ्रेंड को पास ऑन कर दी। कितने रुपए की? 90 की ना करके 40 की कर दी, 50 की कर दी। क्योंकि तुम्हारे फ्रेंड को फायदा दिखेगा तभी तो माल लेगा, और जब उसे फायदा नहीं दिखेगा तो माल क्यों लेगा? तो उसने कहा यार मैं ऐसा करता हूँ, मैंने इसे 50 में ट्रांसफर कर, मुझे 50 का फायदा हुआ ना, मुझे 90 का फायदा होता, लेकिन फायदा कितने का हुआ? 50 का। और जो फायदा होगा वो किसमें जाएगा? पीजीबीपी में। किसमें जाएगा? पीजीबीपी में। तो इस बात को याद रखना, इसे क्या बोलते हैं? ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक, जिसे बोलते हैं हम लोग डीईपीबी, ड्यूटी इंटाइटलमेंट पासबुक। समझ आ गया? थर्ड, ड्यूटी ड्रॉबैक। क्या होता है? ड्यूटी ड्रॉबैक। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा तुम बाहर से माल खरीद के लाते हो और बाहर ही एक्सपोर्ट कर देते हो, क्लियर है? लेकिन अगर तुम बाहर से माल खरीद के लाते हो, इंडिया में बेचते हो, तो जितना तुमने टैक्स दिया तुम्हें उसका क्लेम नहीं मिलेगा। इसी एग्जांपल को समझ लो, तुमने 10,000 किलो माल खरीदा, उसमें से आपने 8,000 किलो बाहर बेच दिया और 2,000 किलो इंडिया बेचा। तो जो 2,000 किलो माल बेचा है उसका तुम्हें ड्यूटी क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने इंडियन गवर्नमेंट को माल बेच दिया या इंडियन कंट्री में माल बेचा। लेकिन तुमने क्या किया? 8,000 किलो माल कहाँ बेच दिया? यूएसए में बेच दिया, और उस पर सरकार ने कहा तुम्हें हम पर केजी कितने का बेनिफिट देंगे? कितने का? 30 रुपए का देंगे, और 2,40,000 रुपए का तुम्हें बेनिफिट देंगे। तो कई बार गवर्नमेंट हमारी ड्यूटी को क्या कर देती है? रिवर्स कर देती है। क्या कर देती है? हमारी ड्यूटी को रिवर्स कर देती है, जिसे जिसे हम क्या बोलते हैं? ड्यूटी ड्रॉबैक कहते हैं। जैसे आप माल खरीदते हो तो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है, ठीक है, वो अगर इंडिया में बेचोगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर वही माल कहाँ बेच दोगे? एक्सपोर्ट कर दोगे तो तुम्हें उसका बेनिफिट मिल जाएगा। इसलिए कई बार जो इम्पोर्ट ड्यूटी एज अ इंडियन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट का पार्ट बन जाती है, जबकि वही अगर आप एक्सपोर्ट एसएससी होते वो क्या बन जाएगा? आपका ड्यूटी ड्रॉबैक। और लास्ट आता है कैश असिस्टेंट। सरकार ने कहा कि यार चाइना गवर्नमेंट हमें तबाह करने में लगी हुई है, हमेशा हमारे बिजनेस को नीचे लाने की कोशिश कर दी और हमें अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रही है। हमने भी अपने बिजनेसमैनों को बुलाया, हमने कहा आप भी चाइना माल बेचो, जितना माल बेचोगे उसका पर केजी 30 रुपए मुझसे लो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझसे पैसा लो, किसके रूप में? कैश असिस्टेंट। ठीक है, तो अगर आपकी गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है और जितना भी आप माल बेचते हो उसके अगेंस्ट आपको कुछ पैसा दिया जाता है, उसे किसमें कवर किया जाएगा? कैश असिस्टेंट के अंदर कवर किया जाएगा। किसके अंदर कवर किया जाएगा? कैश असिस्टेंट के अंदर कवर किया जाएगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। पहला पॉइंट था एनी income arising to any person by way of profit and gain from the business, profession or vacation carried on him by at any time during the previous year. And second, in case of export SSC, profit on transfer of import license, profit on transfer of import duty entitlement passbook, third duty drawback, and fifth आपका कैश असिस्टेंट या फोर्थ आपका कैश असिस्टेंट। चलो अब आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे। किस पे आते हैं? अपने थर्ड पॉइंट पे। क्लियर? चलें आगे। लिखा है एनी पर्सन एनी कंपनसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव बाय एनी पर्सन ऑन अकाउंट ऑफ टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी। क्लियर? मैंने मिस्टर एक्स एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। क्या किया मैंने? कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें 1
लाख किलो माल बेचूंगा 90 रुपए के रेट से। क्लियर? हमारी आपकी एक साथ बात हो गई, आपने कहा सर मुझे 10 लाख किलो माल चाहिए 90 रुपए के रेट से, हमारी और आपकी बात होगी, एक साल का एग्रीमेंट हो गया। लेकिन बीच में क्या हो, रिसेंट 2-3 महीने बाद पता चला उस आइटम का रेट 120 रुपए हो गया, मुझे 90 रुपए की। मैंने कहा नहीं सर मैं आपको नहीं दे पाऊंगा 90 रुपए में, पीछे से महंगा आ रहा है वगैरह वगैरह बातें बनाने लगा। मैं अपनी बातों को क्या करने लगा हूँ, चेंज करना लगा हूँ, अपनी कॉन्टेक्ट को क्या करने लगा हूँ, चेंज करने लगा। तो गवर्नमेंट क्या कहेगी या फिर वो पर्सन क्या कहेगा, सर आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है और अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को चेंज कर रहे हो या फिर मॉडिफाई कर रहे हो या फिर खत्म कर रहे हो तो उसके वजह मुझे क्या दो, कंपनसेशन। तो लिखा है ना, any person any compensation or other payment due to or received by any person on account of termination, खत्म करना, मैं नहीं करना चाहता तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट, खत्म करो, उसे क्या बोलते हैं, टर्मिनेट या टर्मिनेशन। दूसरा और मॉडिफिकेशन, सर मैं 90 रुपए में नहीं दे पाऊंगा, रेट बढ़ा लो 110 रुपए कर दो। एनी टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी, और उसके अगेंस्ट मैंने कहा सर इस कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करो, लो 15 लाख बोलो खत्म करो, और जो मुझे वो 15 लाख रुपए मिले इसका पार्ट बन जाएगा पीजीबीपी का, क्योंकि अगर वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट होता तो मुझे प्रॉफिट होता, प्रॉफिट होता तो किसमें जाता, पीजीबीपी में। अब वो कॉन्ट्रैक्ट रहा नहीं, उसके अगेंस्ट कोई मुझे पैसा मिलेगा तो भी किसमें जाएगा, वो पीजीबीपी के अंदर जाएगा। क्लियर? चलें, सेम बात ये भी, बी पॉइंट है इसका, टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू एनी इंडियन फर्म और इंडियन एजेंसी। अभी वहां पर इंडियन कंपनी की बात हो रही थी और फॉरेन कंपनी की बात, अब बात आ गई इंडियन फर्म की, इंडियन एजेंसी की बात। अगर तुम उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो और बाद में उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देते हो, चेंज कर देते हो, तो उस केस में किस कवर किया जाएगा, जो भी कंपनसेशन मिलेगा वो उसमें क्या, किसमें कवर किया जाएगा, पीजीबीपी के अंदर कवर किया जाएगा। गॉट इट? चलो आगे बढ़े। अब आता है विजिटिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस इन फेवर ऑफ गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशन ऑन बाय कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। पता है हर कंपनी में एक बहुत अच्छा डायरेक्टर या बहुत अच्छा पर्सन होता है जिसे उसे बिजनेस की पूरी नॉलेज होती है, और वही बिजनेस का मेन की मैन कहलाता है, या आप कह सकते हो साहब की मैन बोल सकते हो, बिजनेस उसके रहने से अच्छा चलता है। गवर्नमेंट को लगा या फिर दूसरी कंपनी को लगा कि हमारी कंपनी में जो डायरेक्टर्स है ना वो बहुत एक्टिव है, हमने अपनी कंपनी से या फिर हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने हमारी कंपनी से बात करी और कहा कि जो मिस्टर एक्स है ना आप मुझे दे दो इसे। हमने कहा क्यों दे दे, उसने कहा उसके पास अच्छी नॉलेज है, उसके पास स्किल पावर है, आप फ्री में मत दो, मुझसे 1 करोड़ रुपए ले लो। अब मैं अपने डायरेक्टर को लॉस कर रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्टर को लूज करूंगा तो मुझे लॉस होगा इन फ्यूचर, लेकिन उसके बदले गवर्नमेंट मुझे कितना दे रही है, 1 करोड़ रुपए दे रही है। अब गवर्नमेंट भी हो सकती है, कोई अदर कंपनी भी हो सकती है, या कोई भी फर्म भी हो सकती है, उसके अगेंस्ट मुझे कितने पैसे मिल रहा है, 1 करोड़। तो मैं अपने डायरेक्टर को उसको दे रहा हूँ, उसके बदले जो भी मुझे मिल रहा है किसमें कवर किया जाएगा, पीजीबीपी के अंदर कवर किया जाएगा। यही बात लिखी, विजिटिंग ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ एनी प्रॉपर्टी और बिजनेस इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशन ऑन और कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। गॉट इट? चले आगे नेक्स्ट, चले आगे। अब लिखा हुआ है एनी वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और द एक्सरसाइज ऑफ एनी प्रोफेशन। चलो, एक बंदा था जिसका नाम था एसएस सॉफ्टवेयर सर्विसेज, वो एक कंपनी का डीलर था या डीलर था, वो कंपनी का प्रोडक्ट लेता था और उसे मार्केट में सेल करता था, और कंपनी की वो काफी अच्छी सेल करता था। क्या करता था, काफी अच्छी सेल करता था। एक दिन वही डायरेक्टर, मतलब वही डीलर अपने घर गया, काम करके थका हारा अपने घर पहुंचा। घर पहुंचने के उसने गेट खोला, लाइट जलाई, तो उसे 2 एनवेलप मिले थे जिसमें लिखा था कि तुम हमारी कंपनी के एक बहुत अच्छे डीलर हो, हमारी कंपनी आपसे खुश होकर आपको 2 टिकट देती है, कहाँ के, कहीं भी कंट्री, मान लो उसे युगांडा के देती है या किसी यूएसए कंपनी के देती है, किसी भी कंपनी को उसे दिया और कहा कि आप अपने बच्चे अपनी वाइफ के साथ वहां पर 7 दिन जाकर टूर पर रह सकते हो, उसका खर्चा कंपनी उठाएगी। अच्छा, ये बेनिफिट उसे क्यों दिया गया, क्योंकि कंपनी का वो अच्छा पर्सन था, कंपनी की वो अच्छी सेल करता था, कंपनी के लिए वो मेहनती था, या कंपनी को वो प्रॉफिट देता था, तो कंपनी ने उसे क्या दिया, बेनिफिट दिया। वो 7 दिन गया, उसने घूमा फिरा, एंजॉय किया, और कंपनी ने ये भी कहा तुम उससे जो भी मर्जी खरीदो उसके पास से हम देंगे।
उसने वहां से 20 लाख रुपए की शॉपिंग करी और इंडिया वापसी आ गया 7 दिन में। फिर आया, फिर उसने लाइट जलाई, उसको फिर 2 एनवेलप मिले या फिर उसे 1 एनवेलप मिला। उसने लगा फिर टूर मिला है, चलो घूम के आते। इस बार टूर नहीं था, इस बार एनवेलप था, जिस पे लिखा था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। क्या लिखा था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और लिखा था कि जो तुमने 20 लाख रुपए का माल खरीदा है उस पर हमें टैक्स दो, उस पर हमें टैक्स दो। हमने कहा सर उस पर टैक्स पे क्यों दे? क्योंकि तुम्हारी कंपनी ने दिया। तुम्हारी कंपनी ने तुम्हें क्यों बेनिफिट दिया? क्योंकि तुमने अच्छा काम किया था, उसके बदले तुम्हें क्या मिला है? बेनिफिट मिला। तो उससे जितना भी तुमने किया उसको किसका पार्ट मान लो? पीजीपीपी का। तो यहाँ पर लिखा है द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट। या तो तुम्हें कैश में बेनिफिट मिला हो या उसके बदले कोई कोई परक्विजिट मिली है। वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी, आप उसे कन्वर्ट कर पाओ या ना कर पाओ, और नॉट अराइजिंग फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन एक्सरसाइज ऑफ एनी प्रोफेशन। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो उसके पास क्या आ गया था? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस। चलो, फिर आता है ई, की मैन। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ की मैन कौन होता है। मैंने आपको सैलरी के अंदर भी कवर किया था। की मैन कंपनी का एक बहुत अच्छा बंदा होता है जिसके कंपनी से रहते वक्त कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, की मैन हमारे चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं? की मैन चले जाते हैं या कोई दूसरा उनको क्या कर लेता है? हायर कर लेता है। क्या कर लेता है? उनको हायर कर लेता है। अगर हमारे की मैन चले जाते हैं तो उसका हम पहले क्या करवा लेते? इंश्योरेंस करवा लेते। हमें लगा 4 साल पहले कि यार ये मेरा बहुत अच्छा पर्सन है, अगर ये गया तो मुझे नुकसान हो सकता है। मैंने उसका इंश्योरेंस करवा लिया। मैंने क्या करवा लिया? उसका इंश्योरेंस करा लिया। क्या करवा लिया? इंश्योरेंस। आज वो जा रहा है और उसके बदले मुझे इंश्योरेंस कंपनी कितने दे रही है? 10 लाख रुपए। तो किस में जाएगा? पीजीपीपी। क्लियर? लेकिन अगर वो जाता नहीं है, वो डिसेबल हो जाता है, किसी भी काम में हो सकता है उसको, वो कोमा में चला जाता है या वो भी जिन एक्सपायर हो जाता है और मुझे उसके बदले 10 लाख रुपए मिल रहे हैं। तो अगर मेरा मन है, अगर जैसे वो जिंदा है, वो कोमा में चला गया, तो मुझे 10 लाख रुपए मिले, तो उस 10 लाख रुपए में हो सकता है मैं 4 लाख उसे दे दूं और 6 लाख अपने पास रखूं, दया के रूप में कि वो कोमा में चला गया उसको मिल जाए। तो वो जो उसे 4 लाख मिलेंगे उस इम्प्लॉय को या जो कीमैन वाला पर्सन होगा, उसकी इनकम किसमें कवर की जाएगी? सैलरी। और जो मुझे 6 लाख मिलेंगे किसमें कवर की जाएगी? पीजीपी। लेकिन अगर वो व्यक्ति मर जाता है और उसके बदले में उसे 4 लाख देता हूँ उसके नॉमिनी को, तो उसकी जो इनकम होगी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी और जो मेरी इनकम होगी वो पीजीपी की। क्लियर? चलो, नेक्स्ट टॉपिक आता है। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था, आज मौका है तो बता देता हूँ कि मेरे पास ना एक फार्मूला है। क्या है मेरे पास? फार्मूला है। इससे पानी से मैं क्या बना सकता हूँ? पेट्रोल बना सकता हूँ। ये बात कहीं बताने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि पानी से क्या बना सकते हैं हम लोग? पेट्रोल बना सकते हैं। लेकिन तुम लोगों ने लगा कि यार सर के पास इतनी अच्छी नॉलेज है, इसे तुमने अपने दोस्तों को बता दिया, दोस्तों से बातें फॉरवर्ड होकर सोशल मीडिया पर चली गई, हर जगह तारीफ होने लगी कि ये पेट्रोल से, पानी से पेट्रोल बन रहा है। ये बात चली गई न्यूज़ में। न्यूज़ वालों ने मुझे बुलाया कि सर आपको जो फार्मूला वो हमें बताओ, इंडिया में बहुत ज़्यादा पेट्रोल महंगा हो रहा है, इसे सस्ता करना, और अब हम चाहते हैं कि हर घर में क्या बने? पेट्रोल बने। आप हमें फार्मूला दो। बहुत तारीफ हुई, हम गए न्यूज़ में गए, रखा गया संडे का प्राइम टाइम शो था। हम वहाँ गए और हम आए, वहाँ पर क्या दिखाना था? पानी से पेट्रोल बनाकर दिखाना। हम वहाँ गए, हमने रात को एक्सपेरिमेंट किया सबके सामने। हमने पानी लिया, जो भी हम करते थे ट्रीटमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? फेल हो गया। एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, सारी बार एक्सपेरिमेंट क्या हो गया? फेल हो गया। और हम चुपचाप घर आ गए, हमारी बहुत बेइज्जती हुई और आगे हम बैठे। लेकिन उस रात जिस दिन हम वहाँ गए थे इंटरव्यू देने या पेट्रोल बनाने गए थे, तो उससे पहले हमारे पास दुबई के, सऊदी अरेबिया के या अदर कंट्री जहाँ पर ऑयल का काम होता है, वहाँ के लोग आए थे, रात मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि ये फार्मूला तुम किसी को मत देना और तुम उससे 20 करोड़ रुपए ले लो, 10 करोड़ रुपए ले लो, 5 करोड़ रुपए ले लो, 1 करोड़ रुपए ले लो, लेकिन ये फार्मूला किसी को शेयर मत दो। आप खुद कर लो या फिर मुझे दे दो, लेकिन इसे किसी को शेयर मत करना। उसके लिए उन्होंने मुझे कितने पैसे दिए? 20 करोड़ या जो भी अमाउंट दिया। तो किसमें कवर किया जाएगा? पीजीपीपी। यही बात यहाँ पर मेंशन की गई है कि एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटी या फिर प्रोफेशन एक्टिविटी या फिर नॉन कम्पीट फीस। मतलब मुझे ना काम करने के पैसे मिलने। मान लो तुम्हारा ही कोचिंग सेंटर है,
तुम्हारे इधर नियर बाय कोई और कोचिंग सेंटर खुल रहा है और तुम्हारे कंपटीशन में, तुमने कहा तू कोचिंग मत कर, तू मुझसे हर महीने 50,000 रुपए ले, तू घर बैठ, मैं तुझे पैसे दूंगा। या तू पढ़ा लेकिन इनकम टैक्स मत पढ़ा, कुछ और पढ़ा, तू पढ़ा कुछ और पढ़ा, या पीजी या तू एक्सेल पढ़ा ले, इनकम टैक्स मत पढ़ा, इससे मेरा हाथ यहाँ पर सही है। उसके बदले में उसे काम करने के लिए पैसे दूं, ना काम करने के लिए पैसे दे रहा हूँ कि तुझे ये काम नहीं करना, उसके बदले मैं तुझे पैसे। तो ये लिखा हुआ है एनी अमाउंट ड्यू टू और रिसीव फॉर नॉट कैरिंग आउट एनी प्रोफेशन एक्टिविटी या फिर बिजनेस एक्टिविटी नॉन कम्पीट, उसके बदले जो भी पैसा मिलेगा किसमें किया जाएगा, पीजीबीपी में। जैसे एग्जांपल ये नटराज कंपनी, अप्सरा कंपनी, नटराज कंपनी ने अप्सरा कंपनी से कहा कि तुम्हें पेंसिल नहीं बनानी, तुम पेन बनाओ, उसके बदले तुम मुझसे पैसा दे दो, तो उसे किसमें कवर किया जाएगा, पीजीबीपी में। नॉट शेयरिंग एनी नॉलेज, नॉलेज होगा या नॉट शेयरिंग एनी नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट फ्रेंचाइजी फार्मूला ट्रेडमार्क लाइसेंस ईटीसी, कि अगर आप उसे क्या नहीं करते हो, शेयर, किसी को शेयर नहीं करते, या आप किसी को शेयर करते हो उसके बदले आप पैसा लेते हो, तो वो जो भी इनकम होगी किसमें कवर की जाएगी, पीजीबीपी के अंदर कवर की जाएगी। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब आता है जी पॉइंट, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन और रिम्यूनरेशन बाय वेदर नेम कॉल्ड ड्यू टू रिसीव बाय अ पार्टनर ऑफ अ फर्म फ्रॉम सच फर्म विल बी डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम बिजनेस। इसका मतलब जो भी मेरी कंपनी के पार्टनर्स होंगे उसको मैं सैलरी दूं, उसको मैं कमीशन दूं, उसको मैं लोन दूं या कुछ भी दूं, तो उसके लिए इनकम किसकी बन जाएगी, पीजीबीपी की बन जाएगी। इसलिए वो जब आईटीआर भरते हैं तो आईटीआर 3 भरते हैं। ठीक है, पार्टनर जितने भी होते हैं वो आईटीआर 1 नहीं भरते, 2 नहीं भरते, 4 नहीं भरते, वो 3 भरते हैं, क्योंकि उनकी जो भी इनकम होती है सैलरी से, कमीशन से, फर्म के रूप से, तो वो किसमें कवर की जाएगी, पीजीबीपी के अंदर कवर की जाएगी। आपको याद है जब मैंने सैलरी चैप्टर कराया था तो मैंने एक बार गलती से बोल दिया था कि वो सैलरी में जाएगी, लेकिन अगले दिन मैंने उसे फिर दोबारा कवर करके बोला था कि पार्टनर को जो भी सैलरी मिलेगी नॉट अ पार्ट ऑफ द सैलरी, द पार्ट ऑफ द पीजीबीपी। व्हाट इट, तो ये, और इसके बाद आता है लास्ट सेक्शन 35 एडी डिडक्शन ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस। ये मैं बात यहाँ पर आपको नहीं पढ़ाऊंगा, जब आपको सेक्शन 35 पढ़ाऊंगा स्पेसिफाइड बिजनेस, तब मैं बताऊंगा सेक्शन 35 क्या होता है, और दोबारा मैं यहाँ पर आके वो रिकैप भी करवाऊंगा कि मैंने आपको सेक्शन 28 के अंदर एक पॉइंट बताया था सेक्शन 35 एडी। क्लियर, समझ आ गया, तो याद है। दूसरी बात, इसमें एक पॉइंट और रह गया, सेक्शन 80 सीसीडी। कौन सा, सेक्शन सीसीडी, ये आपका स्टार्टिंग के चैप्टर में भी रह गया था और अभी भी रहेगा, जब हम डिडक्शन पढ़ेंगे तब बताएंगे सेक्शन 80 सीसीडी क्या होता है, फिलहाल अभी से कवर करने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं, सर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है या पीजीबीपी किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि जब तुम प्रॉफिट या पीजीबीपी कैलकुलेट करोगे तो तुम अपनी बुक से फाड़ोगे, ऐसा नहीं होता। आपने जैसी बुक्स बनाई है या जैसा प्रॉफिट निकाला वैसे ही रखेंगे, लेकिन उसमें हम देखेंगे कौन से खर्चे अलाउ हैं, कौन से खर्चे डिसअलाउ हैं। मान लो तुमने अपना प्रॉफिट निकाला एक्स अमाउंट, उसमें हम देखेंगे कौन कौन से खर्चे आपके अलाउ, जो खर्चे अलाउ होंगे उसे हम अलाउ करेंगे, और जो खर्चे अलाउ नहीं होंगे उसे हम क्या कर देंगे, डिसअलाउ। जैसे तुमने नेट प्रॉफिट निकाला 10,000 रुपए, लेकिन उसमें 1,000 रुपए जो खर्चा था वो पर्सनल नेचर का खर्चा था, और पर्सनल नेचर का खर्चा कभी बिजनेस में कवर नहीं किया जाता, और अगर हम उस खर्चों को हटा देंगे तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 11,000। तो हम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से तुमने जो भी बैलेंस शीट बनाई है हम उसको देखेंगे, लेकिन उसमें ये भी नोटिस करेंगे कौन से अलाउ वाले हैं और कौन से डिसअलाउ, और उसके बाद जो भी निकल के आएगा वो नेट प्रॉफिट कहलाएगा अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार हमने जो बैलेंस शीट बनाई है वो गलत बन गई, सही है जैसे आपने एक्सवाइजेड बनाई है, लेकिन हमें भी तो देखना है कौन से खर्चे अलाउ हैं, कौन से खर्चे अलाउ नहीं। ये पर्सनल नेचर कब से अलाउ हो गया बिजनेस में, नहीं है ना, हटाओ। इनकम हुई आपको लॉटरी की, वो कब से पीजीबीपी का पार्ट, वो तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है, उसे हटाओ पीजीबीपी से। तो हम कुछ खर्चे हटाएंगे, कुछ खर्चे जोड़ेंगे, और उसके बाद जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट। मान लो तुमने 10,000 रुपये प्रॉफिट निकाला था, हमने कुछ खर्चों को अलाउ किया, कुछ खर्चों को डिसअलाउ किया, और प्रॉफिट निकला 15,000, तो टैक्स कितने में लगेगा, 15,000। क्लियर, चलो। अब कहता है सेक्शन 23, सेक्शन 29 कंप्यूट ऑफ पीजीबीपी, कहता है कि सेक्शन 29 कहता है कि आप मेरी तरफ ऐसे मत देखो, किसको देखो, सेक्शन आप
30 से लेकर 40D को फॉलो करो और जो भी इनकम आएगा या जो भी ट्रीटमेंट आएगा वो क्या कहलाएगा, कंप्यूट ऑफ पीजीबीपी। सेक्शन 29 कहता है कंप्यूटिंग ऑफ पीजीबीपी, कि आपको पीजीबीपी कैसे कंप्यूट करना है। लेकिन कह रहा मेरी तब मत देखो, कौन सेक्शन को फॉलो करो, सेक्शन 32 सेक्शन 43D तक फॉलो करो, आपका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगा, इनकम अंडर दैट पीजीबीपी। गॉट इट। ये बहुत कौन सी बात करता है, सेक्शन 29। अब आता है सेक्शन 30। कौन सा आता है, सेक्शन 30, रेवेन्यू एक्सपेंस रिलेटिंग टू बिल्डिंग यूज फॉर बिजनेस। अगर आपके पास बिल्डिंग है और वो आप उसे किसमें यूज कर रहे हो, बिजनेस में यूज कर रहे हो, तो उसका ट्रीटमेंट, डिडक्शन अलाउड टू ओनर और टेनेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमाइस। आपको इसकी डिडक्शन मिलेगी। क्या मिलेगी, इसकी डिडक्शन मिलेगी। अब चाहे आप मालिक हो चाहे आप किराएदार हो। क्लियर है। सबसे पहले अगर आप रेंट पे करते हो, क्या करते हो आप, रेंट पे करते हो, जितना ही पे करोगे उसकी डिडक्शन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 30। अगर आप कोई रिपेयर करवाते हो तब भी आपको उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप लैंड पर क्या देते हो, म्युनिसिपल टैक्स देते हो, या लैंड लोकल रेट पर कोई भी टैक्स जाता है वो देते हो, तो उसका बेनिफिट मिल जाएगा। और साथ साथ किसका बेनिफिट मिलेगा, इंश्योरेंस प्रीमियम का। इसका मतलब सिंपल है कि अगर हमारे पास कोई लैंड है जिस पर हम रेवेन्यू नेचर का कोई खर्चा करते हैं। देखो खर्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू। क्या रेवेन्यू ऐसा एक्सपेंडिचर होता है कि जैसा खाया खत्म। आपने देखा होगा अभी बच्चे एक वो आता है, बुढ़िया के बाल बोलते हैं जो लोग लाते हैं, फिर मुंह में रखो एकदम से गायब हो जाता है। वो कौन सा नेचर का, रेवेन्यू नेचर का। कौन सा, कि लाए खाए और खत्म। लेकिन एक ऐसा भी खर्चे होते हैं कि जो लंबे समय तक चलते हैं। मान लो मैंने क्या किया, मैंने बिल्डिंग खरीद ली, वो रेवेन्यू नेचर का नहीं है, वो कैपिटल नेचर का है, वो काफी समय तक चलेगा। उस खर्चों की बात नहीं कर रहा। कौन से खर्चे की बात कर रहा है, रेवेन्यू नेचर की, जो इस साल लिया और साल ही खर्च हो गया। क्लियर। मैंने चलो बच्चों तुम्हें पिकनिक घुमा के लाता हूँ, कौन सा नेचर खर्चा, रेवेन्यू। मैंने चलो बच्चों बस ले आते हैं, कौन से खर्चे का है, रेवेन्यू नेचर का हो गया, बस एक साल में खत्म हो जाएगी, कैपिटल नेचर का हो गया। वो सब देखो ना कौन से नेचर जो एक साल में खत्म हो जाएंगे। पिकनिक गया, सुबह गया शाम को लिया खत्म। तो ये कह रहा है कि अगर कोई भी खर्चा रेवेन्यू नेचर का है, कौन सा नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का, तो आपको डिडक्शन मिलेगी। अब चाहे वो रेंट हो, चाहे वो रिपेयर हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो इंश्योरेंस फी, तो उसका आपको क्या मिल जाएगा, बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। नॉट, अब इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन 30 अप्लाई ऑन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ओनली ऑन एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग मस्ट बी यूज फॉर बिजनेस और प्रोफेशन। बिल्डिंग किसमें यूज होनी चाहिए, बिजनेस। अब वो पर्सनल नेचर की, उस पर तुम खर्चा कर रहे हो, उसकी डिडक्शन मांगे, अलाउ नहीं। दूसरा, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर बाय टेनेंट इज डीम एज बिल्डिंग एंड डेप्रिसिएशन इज अलाउड टू द टेनेंट ऑन द डीम बिल्डिंग। मेरे पास क्या थी, एक बिल्डिंग थी, या मेरे पास एक, मैं मालिक था, आप मेरे किराएदार, मैंने आपको बिल्डिंग दे दी। उस पर आपने कहा मालिक, आपने मुझसे कहा किराएदार हो, आपने कहा सर मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है, इस पर ना एक बिल्डिंग या एक फ्लोर और खड़ा कर दो। क्या कर दो, फ्लोर खड़ा कर दो, मुझे किराए पर दे दो। मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं, तू खुद कर ले। आपने खुद खड़ा कर लिया, क्या, एक फ्लोर खड़ा कर लिया। क्लियर। अब आपने कौन सा नेचर खर्चा किया, कैपिटल नेचर का खर्चा किया, क्योंकि एक फ्लोर तो एक दिन में, एक महीने साल में खत्म नहीं होगा ना, लॉन्ग टर्म से चलेगा। तो उस केस के अंदर जो उस फ्लोर का जो आपने बनवाया, उस क्या कौन बन जाओगे, डीम ओनर। और उसके बाद क्या ले लोगे, डेप्रिसिएशन का क्लेम। तो यहाँ मेंशन क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रिपेयर बाय टेनेंट is deemed as a building and depreciation is allowed to the tenant on deemed building. क्लियर। तो याद रखना, समझ आ गया। तो याद रखना, बिल्डिंग अगर रेवेन्यू नेचर का खर्चा है तो रिपेयर का, इंश्योरेंस का, हाउस टैक्स का और एनी अदर, ठीक है, आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आपने क्या किया, सेक्शन 31 रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, कौन से नेचर का है, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, रिलेटिंग टू मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, तो आपको इनका बेनिफिट मिलेगा। डिडक्शन इज अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ, इनमें आपको क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिलेगी। पहला, रिपेयर की आपको डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप बिल्डिंग का कोई रिपेयर करवाते हैं, बिल्डिंग का नहीं, मशीन का, प्लांट का और फर्नीचर का, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको इंश्योरेंस करवाते हो तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन सर मैं किराए पर लाऊंगा उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, सर यहाँ तो लिखा नहीं है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब हम तो फंस गए, हम तो किराए पर लाते हैं,
तो यहाँ लिखा है ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर यूज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। लेकिन सर इसमें रेंट की बात तो नहीं गई, मतलब मुझे रेंट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं अगर रेंट पर कोई टैक्स पे करता हूँ तो फर्नीचर पर, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन या प्लांट पर कोई भी मैं रेंट पे करता हूँ या कोई भी टैक्स पे करता हूँ तो मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसका बेनिफिट सेक्शन आपको 31 में नहीं मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा सेक्शन 37 में। सेक्शन 37 कहता है मैं हूं ना जिसका तुम्हें कहीं डिडक्शन नहीं मिलता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा उसका डिडक्शन। कौन बोलता है? सेक्शन 37, जिसे हम रेजिडरी सेक्शन बोलते हैं। एक बात होती है, एक तो परेशान ना तो मैं हूँ, ये बात कौन कहता है? पीजीबीपी में सेक्शन 37 कहता है कि तुम्हें 30 में बेनिफिट नहीं मिला तो मेरे पास आओ, तुम्हें 31 में बेनिफिट नहीं मिला तो मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बेनिफिट दूंगा। कौन? सेक्शन 37। कौन सा? जिसे हम रेडी अदर सेक्शन के नाम से कवर करते हैं या फिर डिलीवरी सेक्शन के नाम से कवर करते हैं। चले, चलो अब आता है मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 32 ऑन, जो बात करता है डेप्रिसिएशन। इसकी बात करता है डेप्रिसिएशन की। ये एक ऐसा सेक्शन है जो डूबते को तिनके का सहारा देता है। यही एक सेक्शन है जो आपके हाई प्रॉफिट को लो प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देता है। अगर यही ना होना तो आधे से ज्यादा लोग परेशान हैं। तो इसका नाम है सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब डेप्रिसिएशन क्या है इसको समझते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द, सबसे पहले समझते हैं सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स। सर असेट दो तरह की होती है, एक दिखने वाली और एक ना दिखने वाली। जिसे दिखती है उसे टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं और जिसे जो नहीं दिखती उसे हम इनटेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स के नाम से जानते हैं। अब वो कह रहा है ऑन होली और पार्टली बाय द एसएससी एंड यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन डिडक्शन शैल बी अलाउड। कह रहा है कि आपको डिडक्शन मिलेगी। अब आपकी वो चाहे टेंजिबल नेचर की हो, चाहे वो आपकी इंटेंजिबल नेचर की हो, चाहे आपकी वो खुद की हो, ऑन होली मेरी है या फिर पार्टली हो, आपको उसका डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर वो बिजनेस में यूज होती है तब, अगर वो बिजनेस में यूज नहीं होती तो तुम्हें उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब कहता है कैसे डिडक्शन मिलेगा? ऑन द WDV। WD का मतलब होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। 1 लाख की कार थी, आपने 10,000 का डेप्रिसिएशन लिया, कार कितनी की बची? 90,000। तो अगली बार जो डेप्रिसिएशन लगेगा कितने पे लगेगा? 90,000 पे लगेगा। उसे बोलते हैं ऑन द WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। दूसरा आता है ऑफ द ब्लॉक ऑफ असेट्स। सर ब्लॉक ऑफ असेट मतलब कैटेगरी में बांट दिया, किसने बांट दिया? असेट्स की कैटेगरी बना दी और 5 कैटेगरी बनाई। कितनी कैटेगरी? 5। इसे आप क्या बोलोगे? ब्लॉक ऑफ असेट। और ब्लॉक ऑफ असेट ऐसे बनता है, ये आपकी पांचों उंगलियां जब बंद होगी क्या बनेगी? मुट्ठी बनेगी। ठीक है, अभी मुट्ठी कब तक नहीं हुई? आपने पहली उंगली खोल दी, अभी भी क्या है? ब्लॉक ऑफ असेट्स है। आपने दूसरी खोल दी तब भी ब्लॉक ऑफ असेट्स है, आपने ये भी खोल दी तब भी ब्लॉक ऑफ असेट्स है। जब तक सारी असेट्स सेल नहीं होंगी तब तक वो इंडिविजुअल असेट्स के अंदर कवर नहीं की जाएगी। मतलब अब ये मत सोचना कि यार ये ब्लॉक ऑफ असेट नहीं है, मतलब वो ब्लॉक ऑफ असेट्स बनेगी। अगर एक जैसे नेचर की आइटम है जो सरकार ने बांटी है उसे हम क्या बोलेंगे? ब्लॉक ऑफ असेट्स। और जब तक सारी आइटम नहीं बिकेगी उसे इंडिविजुअल ट्रीटमेंट नहीं करना। क्या नहीं करना? इंडिविजुअल ट्रीटमेंट को ही नहीं करोगे। चलो अब क्या लिखा है? ऑफ द डिस्क्राइब परसेंटेज। सरकार ने क्या कर रखी है? परसेंटेज को डिस्क्राइब कर रखा है कि इस पर इतने परसेंट लगेगा। चले, अच्छा डेफिनेशन ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर क्या कवर होता है? प्लांट इंक्लूड शिप, vehicle, books, scientific apparels and surgical equipment used for the purpose of the business or profession. Does not include, but इनको include मत करना। टी बुश, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग और फर्निचिंग, फर्नीचर एंड फिटिंग इवन इफ स्पेसिफाइड डिजाइन। अगर आपने कोई बिल्डिंग अपने हिसाब से स्पेसिफाई करके बनवाई है, डिजाइनेबल बनाई है, उसका ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा। कोई फर्नीचर होगा उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन सर एक बात बताओ, ये तो हम सब समझ में आ गया कि प्लांट किसको कहते हैं या फिर प्लांट की डेफिनेशन में कौन कौन कवर नहीं होता या डेप्रिसिएशन में इन चीजों को हम कवर नहीं करेंगे। लेकिन सर हमने 11th क्लास में भी तो पढ़ा था डेप्रिसिएशन, हमने 12th में ही पढ़ा। लेकिन सर दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। आइए बताते हैं क्या डिफरेंस है।
डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन। क्लियर? अगर हम बात करें अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमेशा वो टेंजिबल एसेट्स पे लगता है। किस पे लगता है? वो टेंजिबल एसेट्स। जबकि इनकम टैक्स में किस में लगता है? वो इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों पे लगता है। दूसरी बात, अकाउंट्स में जब भी डेप्रिसिएशन लगता है वो डब्ल्यूडीबी या फिर एसएलएम मेथड के थ्रू लगता है। एसएलएम का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्लियर? 1 लाख की कार खरीदी थी, उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लग गया, कितनी रहेगी? 90,000 रुपए। लेकिन फिर भी जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 1 लाख पे लगेगा, मतलब हर साल कितना लगेगा? 10। ठीक है? लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में कैसा होता है? डब्ल्यूडीबी मेथड नॉर्मली, और अगर इलेक्ट्रिकल जनरेट वाली आइटम है तो उस पर क्या लगता है? एसएलएम। या पावर जनरेटिंग कोई आइटम है तो उस पर कितने परसेंट कौन सा लगता है? एसएलएम। बाकी नॉर्मली कौन सा लगता है? डब्ल्यूडीबी लगता है। अलाउड टू ओनर, इसमें किसको अलाउ होता है? ओनली ओनर को अलाउ होता है। जबकि इसमें किसको अलाउ होता है? अलाउड टू ओनर इंक्लूडिंग फ्रैक्शनल ओनर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कहा फर्स्ट फ्लोर पे मैंने अपनी बिल्डिंग बनवा ली किराएदार में, तो उस बिल्डिंग का क्या बन गया? वो फ्रैक्शनल ओनर या फिर डीन ओनर। ठीक है? नेक्स्ट, ये किस पे लगता है? इंडिविजुअल असेट्स पे लगता है। और ये किस पे लगता है? ब्लॉक ऑफ असेट्स। क्लियर? इसमें भी रेट डिफाइंड है, इसमें भी रेट डिफाइंड है। क्लियर? अकाउंट्स में जो भी डेप्रिसिएशन लगता है वो डे बेसिस पे लगता है। किस पे लगता है? वो डे बेसिस पे। जबकि इनकम टैक्स में डे कैसे लगता है? वो नॉर्मली डेप्रिसिएशन 50% या फिर फुल डेप्रिसिएशन। सर मैं समझा नहीं, फुल या 50%? सरकार ने कहा कि अगर किसी भी असेट्स को तुम 180 दिन से ज्यादा यूज करोगे तो जितना भी डेप्रिसिएशन जो भी रेट है उसका पूरा क्लेम करो। अगर 15% रेट है तो 15% क्लेम करो। लेकिन अगर 180 दिन से कम कर दो, 15% रेट है लेकिन कितना क्लेम कितना करना? 7.5%। क्लियर? दोबारा मैं बता देता हूँ। आज हमने आपके साथ जो सेक्शन स्टार्ट किया, सेक्शन 32 है, जो बात करता है डेप्रिसिएशन की। किसकी बात करता है? जो आपकी डेप्रिसिएशन की बात करता है। इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द assets owned wholly or partly by the SSC and used for the purpose of the business or profession, depreciation shall be allowed on the WDB, उसके बाद of the block of assets of the prescribed percent। जो भी आपने परसेंटेज प्रिस्क्राइब करी होंगी उसके ब्याज से आपको क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। बट इसमें प्लांट की डेफिनेशन लिखिए। प्लांट इंक्लूड शिप्स, व्हीकल, बुक, साइंटिफिक अपीयरेंस एंड सर्जिकल इक्विपमेंट यूज फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन, बट डज नॉट इंक्लूड टी बुश, लाइव स्टॉक, बिल्डिंग, फर्नीचर, फिटिंग, इवन इफ स्पेसिफाई या स्पेसिफिकली डिजाइन, तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डेप्रिसिएशन और इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन। अकाउंट की बात करें तो हमेशा डेप्रिसिएशन टेंजिबल एसेट्स पे लगता है, और इनकम टैक्स की बात करें तो टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों पे लगता है। अकाउंट्स में डब्ल्यूडीबी या एसएलएम मेथड के हिसाब से लगता है, जबकि इनकम टैक्स में कैसा लगता है? आपका नॉर्मली डब्ल्यूडी लगता है, और अगर पावर जनरेटिंग कोई टूल है तो उस पर क्या लगता है? एसएलएम। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बनाने का कोई इक्विपमेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? पावर जनरेटिंग टूल। चलो, इसमें अकाउंट्स में अलाउ होता है ओनली ओनर को, जबकि इनकम टैक्स में ओनर और फ्रैक्शनल ओनर दोनों को अलाउ होता है। अकाउंट्स में इंडिविजुअल असेट्स पर डेप्रिसिएशन लगता है, जबकि इनकम टैक्स में ब्लॉक ऑफ असेट्स पर लगता है। अगर हम इसमें रेट की बात करें तो इसमें रेट डिफाइंड होता है, इसमें भी रेट डिफाइंड होता है। इसमें आपको डे बेसिस पर डेप्रिसिएशन मिलता है, और इस पर आपको या तो 50% मिलेगा या तो फिर 100% ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। क्लियर? चलो आगे। सर ब्लॉक ऑफ असेट्स क्या है? ब्लॉक ऑफ असेट्स कहते हैं किसको? यहाँ पर लिखा है ब्लॉक ऑफ असेट अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 11 मींस ग्रुप ऑफ असेट्स। डेफिनेशन की बात आ गई, ब्लॉक ऑफ असेट्स की तो बात कहाँ जाएगी? सेक्शन 2 पे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी कहा था किसी भी सेक्शन को पढ़ना है या किसी की डेफिनेशन पकड़नी है तो सेक्शन 2 बताता है। तो ब्लॉक ऑफ असेट्स की डेफिनेशन कौन बता रहा है? सेक्शन 2 क्लॉज 11 मींस ऑफ ग्रुप ऑफ असेट्स व्हिच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी ऑफ असेट। अगर वो सेम कैटेगरी में आएगी तभी वो ब्लॉक ऑफ असेट बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। एंड ऑन विच सेम ऑफ डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल, उसके साथ साथ क्या हो? सेम डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल हो। सर अब इसमें कैटेगरी कितनी है? तो इसमें 5 कैटेगरी। कितनी कैटेगरी है? 5। पहला बिल्डिंग, दूसरा फर्नीचर एंड पिक्चर, तीसरा प्लांट एंड मशीनरी, चौथा आपका शिप, और पांचवा आपका इंटेंजिबल एसेट्स।
ये 5 कैटेगरी में ही बटा, इसके अलावा और कोई छठी कैटेगरी नहीं है। आप कितने ही बिजनेस उठा के देख लो, इन्हीं 5 कैटेगरी में बांटा गया होगा। बिल्डिंग, फर्नीचर एंड पिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, शिप और इंटेंजिबल एसेट्स। क्या? इंटेंजिबल एसेट्स। अगर हम रेट और डेप्रिसिएशन की बात करें, अगर बिल्डिंग है आपकी और वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होती है, जैसे आप कई बार अपने स्टाफ को दे दो कि जाओ तुम वहां पर रह लो, क्या रह लो, वहां पर रह लो, या मैंने बिल्डिंग बना के दे दी तो मैं वहां पर अपने स्टाफ को रखता हूँ, तो उस पर कितने परसेंट मिलेगा? 5%, क्योंकि वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज होगी। लेकिन अदर डायरेक्ट टू बिजनेस तो कितने परसेंट? 10%। और आता है आपकी टेम्परेरी हाउस बनाए तो 100% रिप्लेस बाय 40%। पहले होता क्या है, कुछ जगह ऐसा भी होता है जैसे कोई मूवी बनती है, वो पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं, मूवी खत्म होती है तो बिल्डिंग को क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो सरकार से 100% क्लेम मांगते हैं, जबकि सरकार ने 100% को रिप्लेस करके कितना कर दिया? 40%। कभी भी इनकम टैक्स में 40% ज्यादा डेप्रिसिएशन किसी भी चीज का नहीं। तो याद रखोगे, बिल्डिंग को 3 पार्ट में बांटोगे। अगर रेजिडेंशियल पर्पस है तो 5%, अगर बिजनेस में है तो 10%, और अगर टेम्परेरी हाउस है तो 40%। अगर फर्नीचर पिक्चर है तो 10%, फर्नीचर पिक्चर है तो 10%, ठीक है। अगर आपकी प्लांट एंड मशीनरी है तो नॉर्मली आपको 15% मिलेगा। अगर कंप्यूटर है तो 40%, और पॉल्यूशन कंट्रोलर इक्विपमेंट है तब भी 40% मिलेगा। अगर आप प्रोफेशनल हो तो आपकी जो बुक्स आती है उस पर आपको 40% मिलेगा, और अगर आप अदर केस में आते हो तब भी आपको कितने परसेंट मिलेगा? 40%। अगर आपके पास शिप है तब आपको कितने परसेंट मिलेगा? 20%। और अगर आपके पास कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स है तब आपको कितने परसेंट मिलेगा? 25%। क्या मिलेगा आपको? क्लेम मिलेगा डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्लेम कैसे करते हैं उसके लिए यहाँ पर एक चार्ट दे रखा है, इस चार्ट को आपको समझने की जरूरत है। सबसे ऊपर लिखा है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, सबसे पहले पर्टिकुलर और रुपीज। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग WDB ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स। मैंने कहा ब्लॉक ऑफ असेट्स में आने के लिए सबसे पहली बात वो सेम कैटेगरी की होनी चाहिए और उस पर सेम टैक्स लगता हो या सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तभी वो क्या बनेगा? ब्लॉक ऑफ असेट्स। ठीक है, क्या बनेगी? ब्लॉक। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग WDB ऑफ ब्लॉक ऑफ असेट्स, पिछले साल की जो भी ब्लॉक ऑफ असेट्स थी उसका जो क्लोजिंग था, ठीक है, इसका क्या बन गया होगा? ओपनिंग। तो जो भी ओपनिंग होगा वो डाल दोगे, प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जितनी भी उस आइटम को खरीदने की, मान लो कोई तुमने नई आइटम खरीदी इस साल, ठीक है, तो जो भी खरा उसकी यहाँ वैल्यू लिख दोगे। ओपनिंग प्लस जो तुमने परचेज करी, माइनस मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, डिस्कार्ड, डैमेज या डिस्ट्रॉय ईटीसी। अब तुम्हारे पास 10 असेट थे, उसमें तुमने 2 असेट क्या कर दी? सेल कर दी, या फिर 2 असेट डिस्ट्रॉय हो गए, 2 असेट आपकी डैमेज हो गई जिसके कारण आपने उसको बेच दिया और उसके बदले आपको कुछ ही मिला, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा और जो भी निकलेगा वो क्या निकलेगा? WDB फॉर डेप्रिसिएशन पर। मान लो यहाँ पर आता 12 लाख, क्या था? 12 लाख। तो फिर आप क्या करते? 12 लाख का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते। क्या करते? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते। आइए समझते हैं। अब यहाँ में बताना है कि कितने ब्लॉक बनेंगे, कितने ब्लॉक बनेंगे। सबसे पहले आता है प्रीपेड नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ द असेट्स। बिल्डिंग A 20%, B 10% और C 10%, D 5%। तो बिल्डिंग में आपके बनेंगे 3 ब्लॉक, BC का 1 बन जाएगा, A का 1 बनेगा और D का 1, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या बोला था? सेम कैटेगरी होना चाहिए और सेम टैक्स रेट होना चाहिए। BC का तो टैक्स रेट सेम है, जबकि A का और C का टैक्स रेट, D का रेट अलग है। जबकि फर्नीचर में E, F, G, H सबके इंडिविजुअल, इसमें FH का 1 ब्लॉक बनेगा और बाकी सबका इंडिविजुअल ब्लॉक बनेगा। तो इस तरीके से बनेंगे, A का 1 अलग बनेगा, BC का 1 ब्लॉक बनेगा और D का 1 ब्लॉक बनेगा। जबकि फर्नीचर में E का अलग बनेगा, FH का 1 बनेगा और G का 1 बनेगा। समझ आ गया? अब आइए क्वेश्चन करते हैं। लिखा है 1/4/2019 ओपनिंग WDB ब्लॉक ऑफ असेट्स 5 लाख रुपए। ABC परचेज बिल्डिंग या परचेज अनदर फिक्स असेट्स 1/8/2019। डी आइटम का नाम है, परचेज 3 लाख रुपीज, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 20%। उसने हमें क्वेश्चन दे दिया कि हमारे पास पुरानी जो ओपनिंग WDB है उस असेट्स का नाम है ABC, कितने की? 5 लाख रुपए की। कितने की? 5 लाख। फिर हमने 1/8 को कितनी असेट्स खरीदी? डी नाम की, कितने की? 3 लाख। उस पर कितने परसेंट डेप्रिसिएशन लगेगा? 20%। सबसे पहले ओपनिंग WDB ब्लॉक ऑफ असेट्स की कितनी है? 5 लाख रुपए। फिर एक्चुअल कॉस्ट कितने की?
3 लाख रुपए की नई असेट्स खरीदी कब 1/8 को, टोटल कितने की हो गई 8 लाख की। ये 8 लाख जो निकल के आया इसको दो पार्टों में बांटोगे, कितने पार्टों में बांटोगे, दो पार्टों में। लिखोगे न्यू कितनी है, ओल्ड कितने की। न्यू कितने की है 3 लाख की, 3 लाख का 20% ले लोगे 60,000 और 5 लाख का 20% 1 लाख, तो कितना आ गया 1,60,000। तो अलग करने की क्या जरूरत थी, अलग करने का तरीका क्यों, अगर यही असेट्स अगर 1/8/2019 को ना खरीद के 1 दिसंबर 2019 को खरीदी जाती तो इस पर आपको 50% बेनिफिट मिलता। क्लियर, कितने परसेंट मिलता, 50% बेनिफिट मिलता, क्योंकि डेप्रिसिएशन या तो पूरा 100% मिलता है या फिर 50%, इसलिए इसको हमने अलग अलग किया। तो अब जो आपका डेप्रिसिएशन मिलेगा वो कितने में मिलेगा, 1,60,000 का, और जो आपकी क्लोजिंग WDV आएगी वो कितनी आ जाएगी 6,40,000। क्लियर। और अब जो डी असेट्स है, जो आपकी क्या है अब डी असेट्स है, अब वो किसका पार्ट बन गई, ब्लॉक ऑफ असेट्स का पार्ट बन गया। अब वो एक मुट्ठी बन गई या एक ब्लॉक बन गई, अब उसे इंडिविजुअल या सेपरेट कैलकुलेट नहीं करेंगे। चलें नेक्स्ट आता है सेकंड, ओपनिंग WDV ब्लॉक ऑफ असेट्स 5 लाख रुपीस, कितने की है 5 लाख रुपए की। हमने 1/12 को एक असेट्स खरीदी डी, कितने की 3 लाख रुपए की, जिसमें से ए असेट्स हमने सेल कर दी 50,000 रुपए की, जिसकी ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी 1.5 लाख रुपए। सोल्ड कितने की करी 80,000 रुपए की, और डेप्रिसिएशन कितना लगेगा 20%। ओपनिंग WDV होगी 5 लाख रुपए की, एक्चुअल खरीदी है 3 लाख रुपए की, और सेल कितने की करी थी हमने 80,000। लेकिन सर जबकि उसकी कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख रुपए, कितने की 1.5, तो आपने 1.5 लाख क्यों लिया, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं बार बार, क्योंकि वो किसका पार्ट बन जाएगा ब्लॉक ऑफ असेट्स, और जब कोई ब्लॉक ऑफ असेट्स का पार्ट बनेगा तो उसका इंडिविजुअल कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, इसलिए हमने जितने की बेची यहाँ वो वैल्यू लिख देंगे, और टोटल कितनी फिगर आ जाएगी 7,20,000। इसके बाद 7,20,000 को दो में बांटेंगे। सबसे पहले न्यू कितने 5 लाख की पुरानी थी, 3 लाख की नई खरीदी, 8 लाख हो गए, माइनस कर दी उसमें 80,000 की हमने बेच दी, तो आगे 7,20,000। 7,20,000 को दो पार्ट में बांटा, न्यू कितने की 3 लाख की, ओल्ड कितने की 4,20,000 रुपए की। क्लियर, कितने की 4,20,000 रुपए की। इसका 20% डेप्रिसिएशन है, इस पर कितनी परसेंट कैलकुलेट करोगे 50%। क्यों, क्योंकि वो असेट कितने दिन से ज्यादा यूज नहीं गई है 182 डेज से दिसंबर में लिया, ठीक है, तो 182 दिन से ज्यादा यूज नहीं है, और कोई भी एसेट अगर 182 दिन से ज्यादा यूज नहीं होती तो उस पर कितने परसेंट मिलता है, जो भी टैक्स रेट होता है उसका 50%, तो 20% का मतलब 10%। तो 3 लाख का कितना मिलेगा 20,000, और इस पूरी का 4,20,000 का कितने मिलेगा 84। सर आपने यहाँ 4,20,000 क्यों लिखा, जबकि ये तो 5 लाख था, क्योंकि 5 लाख में कितनी सेल हो गई थी 80,000 की, तो सेल होगी, बची कितनी 4,20,000, और 4,20,000 कितना निकाल लोगे 20%, तो कितना आ जाएगा 1,40,000। तो माइनस कर देंगे कितना 1,40,000, और जो वैल्यू निकलेगी कितनी आ जाएगी 6,06,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग WDV ब्लॉक ऑफ असेट्स 5 लाख रुपीज, ए और असेट्स का नाम है ABC। एक असेट्स और परचेज करी कब 1 दिसंबर 2019 को, जिसका नाम डी था, 3 लाख रुपए की। हमने ए असेट्स को सेल कर दिया कितने रुपए की 4 लाख रुपए की, और उस पर कितने परसेंट ऑप्शन कैलकुलेट करना है 20%। 5 लाख रुपए ओपनिंग WDV हो गया, एक्चुअल कॉस्ट हो गई 3 लाख रुपए, मनी पे करिए 4 लाख रुपए की, टोटल वैल्यू कितनी रह गई 4 लाख। तो इसका ट्रीटमेंट अब कैसे होगा, सबसे पहले 4 लाख को दो पार्ट में बांटोगे, न्यू कितने की 3 लाख की, ओल्ड कितने की 1 लाख। 1 लाख का 20% हो गया 20,000, 30 लाख का 3 लाख का आप 10% निकालेंगे, कितना निकालेंगे आप 10%, अगर आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका 50,000, ठीक है, कितने परसेंट आ जाएगा 50,000 रुपए। अगर आप इसका 10% 20% है ना, 20% का आधा करो 10% आ गया, अच्छा वो 182 डेज से कम है ना, तभी तो 50,000 तो नहीं, हाँ 50 टोटल हो गया दोनों का 30 और यहाँ 50, ये कितना आ गया आपका 50, और डेप्रिसिएशन कितने पर कैलकुलेट कितनी वैल्यू निकल जाएगी क्लोजिंग WDV 3,50,000। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1/4/2019 को ओपनिंग WDV कितनी थी 5 लाख रुपए की, कितने की थी 5 लाख रुपए की। फिर हमने क्या परचेज कर ली डी, कितने की 3 लाख रुपए की, इस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है 20%। तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड इसमें नहीं। तो 5 लाख की ओपनिंग WDV होगी, 3 लाख की आपकी
खरीदी है नॉर्मल तो 8 लाख हो गई, 8 लाख को 2 पार्टों में बांट दोगे, 3 लाख न्यू का और 5 लाख ओल्ड का। ओल्ड का आप 20% सीधा निकाल लोगे 1 लाख रुपीज, और न्यू का कितना निकाल लोगे आप 10%, क्योंकि ओनली 6 मंथ यूज की, 6 मंथ से कम है तो इसलिए आपको 10% मिलेगा 30,000 और टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,30,000। चलो नेक्स्ट, ओपनिंग WDV और ब्लॉक ऑफ असेट कितनी 5 लाख है। ठीक है, असेट डी परचेज 3 लाख रुपए की। एक आर्ट को हमने एक और असेट क्या हो गई, आग से जल गई, क्या हो गई, आग से जल गई, जिससे इसका इंश्योरेंस क्लेम नहीं था। मैं आप सभी को बता दूं, कोई भी असेट जिसका आप इंश्योरेंस नहीं करवाते और वो असेट जल जाती है उसे हम बोलते हैं डेड लॉस। क्या बोलते हैं, डेड लॉस, और उसका इनकम टैक्स में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। क्या नहीं होता, इसका कोई भी इनकम टैक्स में ट्रीटमेंट नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, बस लिख देना चाहिए था कि कोई भी ऐसी असेट जिसका आपने इंश्योरेंस नहीं कराया वो जल गई तो वो आपको क्या दिलाएगा, डेड लॉस, और इनकम टैक्स में कभी भी डेड लॉस का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होता। सेम क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। चलो आज इतना बहुत है, सफिशिएंट है आज के लिए। बाकी हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कल से, मतलब इसी को एक बार रिकैप करते हो तो आज के सेशन में हम लोगों ने आपके साथ पीजीबीपी का इंट्रोडक्शन किया, जिसमें हमने सेक्शन 28 बताया जो आपका चार्जिंग सेक्शन था। फिर सेक्शन 29 बताया जो बताता है कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी, कहता है ऐसे मेरी तरफ मत देखो, किसको फॉलो करो, सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 43 तक फॉलो करो। उसके बाद सेक्शन 30 हमें बताता है रेवेन्यू नेचर का, अगर आप बिल्डिंग पर कोई भी एक्सपेंडिचर करते हो, चाहे वो रिपेयर का हो, चाहे वो आपका रेंट का हो, चाहे वो आपका टैक्स का हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो, उसका आप डिडक्शन ले सकते हो। बस कंडीशन है वो बिजनेस में यूज होना चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, और जनरली आपने उस पर खर्चा किया। सेकंड, इसके बाद जो नेक्स्ट आता है सेक्शन 31, वो आपकी बात करता है फर्नीचर, प्लांट, अगर आप कोई भी खर्चा करते हो तुम्हें उसका बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ओनली ऑन रिपेयर का और इंश्योरेंस का, ना ही आपको रेंट का मिलेगा और ना ही आपको किसी और चीज का मिलेगा। उसके लिए आपको जाना होगा सेक्शन 37 जो कहता है मैं हूं ना। उसके बाद हमने बात करी सेक्शन 32 की जो बात करता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो आपका इनकम टैक्स का चार्ज होता है वो टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट दोनों पर चार्ज किया जाता है। WDV के मेथड से चार्ज किया जाएगा, ब्लॉक ऑफ असेट्स के ऊपर चार्ज किया जाएगा, और ब्लॉक ऑफ असेट्स को उसी चीज को बोलेंगे जो सेम कैटेगरी की हो और उस पर सेम टैक्स रेट लगता है, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्लॉक ऑफ असेट्स बोलेंगे। इसके लिए एक सेक्शन है सेक्शन 2 क्लोज 11 जो डेफिनेशन बताता है ब्लॉक ऑफ असेट्स की, और 5 पार्टों में ब्लॉक ऑफ असेट्स को बांटा है, बिल्डिंग, फर्नीचर एंड पिक्चर, प्लांट एंड मशीनरी, शिप और इंटेंजिबल असेट्स। अगर हम बिल्डिंग के रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो अगर वो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए तो 5%, बिजनेस में यूज होता है तो 10%, और अगर आपने टेम्परेरी पर्पस के लिए बनाया तो उस पर 40% चार्ज किया जाता है। फर्नीचर पे आपका 10% होता है, प्लांट एंड मशीनरी पर 50% नॉर्मली होता है, कंप्यूटर है तो 40%, और पॉल्यूशन कंट्रोल वाला है तो 40%। अगर आप प्रोफेशनल हो तब आपको 40% मिलेगा, और उसके अलावा भी अगर आप कोई हो जैसे डॉक्टर की जो बुक आती उस पर भी आपको कितने परसेंट डेप्रिसिएशन मिलेगा, 40% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद शिप पर आपका 20% होगा, और इनटेंजिबल एसेट्स पर 25%। इसके लिए चार्ट के लिए हमने आपके साथ चार्ट भी डिस्कस किया था कि इसका जो कैलकुलेशन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है। सबसे पहले आपकी ओपनिंग WDV आएगी, ब्लॉक ऑफ असेट्स, उसमें से प्लस कर दोगे एक्चुअल कॉस्ट ऑफ असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसमें माइनस कर दोगे कितनी आइटम्स आपने पे किया, मनी पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ असेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज और डिस्ट्रॉय। तो जो भी निकल के आएगा वो कहलाएगा WDV फॉर द बिजनेस पर्पस, उसमें से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और जो भी निकल के आएगा वो क्लोजिंग WDV के। तो ये हमारा आज का सेशन था जिसमें हमने आपके साथ इन सारे टॉपिक को कवर किया। आई होप ये आपको समझ आया होगा। बाकी हम एक बार और रिकैप